कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है लब जिहाद पर पहरा। ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है। जी हाँ, लब जिहाद पर पहरा लग चुका है और उत्तर प्रदेश ये कानून बनाने में उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। हालांकि ये ऑर्डिनेंस अभी बनाया गया है और जब अगला सत्र होगा विधानसभा का तो उसमें इसे पारित कराया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये कानून बनेगा। फिलहाल अभी जो अध्यादेश पारित किया गया है, हम बता दें कि ये 6 महीने तक की इसकी अवधि होती है, तो 6 महीने तक ये कानून बना रहेगा और इस बीच ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। तो बड़ी बात यह है कि लब जिहाद पर पहरा बैठा दिया गया है और कह दिया गया है कि अब अगर कोई नाम छिपा करके या किसी गलत तरीके से शादी करता है और धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, अब शादी करने से पहले आपको 2 महीने पहले ही डीएम को लिखित में देना होगा कि आप शादी करने जा रहे हैं। अगर आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी कर रहे हैं उसके पहले भी आपको डीएम को ये लिखित में देना होगा। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर कोई इसमें महिला या कोई महिला के परिवार वाले कोई आरोप लगा देते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो थी प्रदेश सरकार की बात। प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है और उन्होंने लब जिहाद पर आज एक ऑर्डिनेंस ला दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके विरोध की। तो इसका ज़बरदस्त विरोध भी हो रहा है। जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का खड़ा किया गया वितंडना है। अभी कोई चूंकि उनके पास मुद्दे नहीं है, कोरोना से पूरा देश चरमरा रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है, अर्थव्यवस्था धरातल पर चली गई है और ऐसे में इन सब मुद्दों को पर्दे के पीछे डालने के लिए ये सारे नए मुद्दे लाए जा रहे हैं। दूसरी ओर हम हाईकोर्ट की बात कर लें तो हाईकोर्ट में मामला गया था और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हम लब जिहाद पर पहरा नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों के अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं, इसलिए हम इसमें दखल नहीं दे सकते। ये कानूनी तौर पर गलत होगा। ये जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा। तो अब लड़ाई दरअसल यही है कि क्या जबरन होता है, कैसे रोका जाएगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि कानून में लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी। अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है। इसमें किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट, जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपये है।
इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों कहा था कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा कि मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल में डालने की पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। योगी कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया था। लव जिहाद पर जो अध्यादेश आया है उसके मुताबिक शादी से पहले 2 माह की देनी होगी नोटिस। नाम छिपाकर शादी करने पर 3 से 10 साल की सजा। शादी के लिए डीएम की अनुमति जरूरी होगी। विधानसभा के अगले सत्र में अध्यादेश पर होगी चर्चा। राज्यपाल की मुहर से अध्यादेश लव जिहाद कानून बन जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू होगा। धोखाधड़ी करना, छल प्रपंच करना, विश्वासघात करना और नाम बदल करके किसी लड़की को अपने जाल में फंसाना, फिर उससे विवाह करना, विवाह का नाटक करना और फिर विवाह का नाटक करने के बाद उसको फिर बहुत दयनीय अवस्था में छोड़ देना। जब तक उस लड़की को पता चलता है कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ उसे जो समझा था वो नहीं है, वो कोई और है, और फिर जब पता चलता है तो उस घटना के बाद उसकी हत्या तक की जाती है। कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्राविधान किया जा रहा है और उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पे कानून बनाने की बात कैबिनेट में हाँ, कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। अब अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय, और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐतराज और विरोध करने वालों की नजर में कोई हिंदू या मुसलमान हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में अर्जी दाखिल करने वाले प्रेमी युगल सिर्फ बालिग जोड़े हैं। हाई कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। महज अलग अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून पर सियासी बहस पहले से जारी है। हाल ही में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तेजी से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, उसके बाद लव जिहाद पर कानून का पहरा कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका परिचय करा देते हैं। मूलचंद निरंजन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है मूलचंद निरंजन जी आपका। डॉली शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, नेत्री हैं कांग्रेस की, आपका बहुत स्वागत है डॉली शर्मा जी। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे जुड़ चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज पांडे जी। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में मनीष त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हम सीधा रुख करेंगे मूलचंद निरंजन जी का। मूलचंद निरंजन जी, आपको बधाई, आप पहला प्रदेश बन गए हैं लव जिहाद पर कानून बनाने वाले, पहरा लगाने वाले। जी मूलचंद निरंजन जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं कह रहा हूं आपको बधाई, आप उत्तर प्रदेश की सरकार पहली सरकार बन गई है जिसने लव जिहाद पर पहरा बैठा दिया है। धन्यवाद धन्यवाद प्रदीप जी। जी क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे आप, बताइए।
मूलचंद जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? कितनी बड़ी सफलता हाथ लगी है आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो है स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो है इस प्रकार का निर्णय लिया है। लोग प्लानिंग करके जो ये काम करते थे, निश्चित रूप से इस पर जो है रोक लगेगी और अपराध और धर्मांतरण इत्यादि पर भी जो है नियंत्रण होगा। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है सरकार का। जी जी, चलिए डॉली शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? सुना आपने मूलचंद निरंजन जी को, बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और बाकी लोगों को। हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जात, इनके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। ये नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज कोरोना से पूरा देश बेहाल है। आज भारत की क्या हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। उस पर इनके पास कुछ नहीं है। आज इनके पास आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो गई है, उस पर इनके पास कुछ नहीं है। तो लोगों को उनका ध्यान भटकाने के लिए इनके पास यही मुद्दे हैं और ये यही कर रहे हैं। कुछ नया इन्होंने किया नहीं जी देश की जनता के लिए। जी, कुछ किया नहीं नया। जी, कुछ किया नहीं नया। मनोज पांडे जी, आपने तो तमाम कानून बनाए हैं, ये नया कानून बना है लव जिहाद पर, क्या कहेंगे आप? है कि देश की सरकार और राज्य की सरकारें अपनी प्राथमिकताएं तय करती हैं कि आज उत्तर प्रदेश में या किसी स्टेट में उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए और जनता की डिमांड क्या है। देखिए, मेरा निश्चित रूप से ये मानना है कि आज उत्तर प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, जीडीपी माइनस के नीचे है। किसान आज आत्महत्या कर रहा है। जिस तरीके से किसान ने खत लिख करके आत्महत्या किया है, उसने पूरे देश को दहला दिया है, देश के किसानों को दहला दिया है। आज अन्नदाता परेशान है, बेरोजगार नौजवान डिग्री लेकर घूम रहा है और आत्महत्या के लिए मजबूर है, मजदूर पलायन कर रहा है। उन परिस्थितियों में आज देश की केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जीडीपी कैसे उठाएं, हम किसानों को मूलभूत सुविधाएं कैसे उत्पन्न कराएं, हम मजदूर जो पलायन कर रहे हैं या भुखमरी की कगार पर हैं उनको रोजगार से कैसे जोड़ें। शायद मैं कल्पना करता हूं कि सरकार अगर ऐसे मुद्दों पर आज कोई कानून बनाती हो, कोई बड़ा निर्णय लेती, तो मैं भी आपके इस चैनल पर उसे धन्यवाद देता। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश आज भुखमरी से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश के उद्योग और व्यवसाय ठप हो रहे हैं, कोविड-19 एक वैश्विक महामारी जो दोबारा फिर बहुत तेजी से देश और देश के कई राज्यों में तेजी से अपने पंख फिर दोबारा फैला रही है, लोग डरे हैं, भयभीत है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आज प्राथमिकताएं ये होनी चाहिए राज्य सरकार की। ये कोई नई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे विहीन व्यक्ति हैं, इनको गरीब से, नौजवान से, किसान से कोई लेना देना नहीं है। आज ये फिर पलट करके लव जिहाद पर आ गए हैं। जहां तक कानून का सवाल है, कोई कानून खराब नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उस कानून का दुरुपयोग ना हो। मुझे आशंका है इस कानून को लेकर के कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग ना किया जाए, इस पर जरूर आशंका है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि ये कानून किसी को परेशान करने के लिए ना हो, बल्कि न्याय देने के लिए हो, जो भारत के संविधान की मूलभूत भावना होती है। जी जी, ठीक है सर। मनीष त्रिपाठी जी, आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, लंबे समय तक हाई कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है। हाई कोर्ट ने आज एक वर्डिक्ट दिया है कि आर्टिकल 21 के तहत दो व्यस्त लोगों को एक साथ रहने का स्वागत है और हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, बल्कि जो मुस्लिम लड़के के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उसको क्वैश कर दिया और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया। दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि संविधान के आर्टिकल 21 में प्रावधान है कि सभी लोगों को उनको मौलिक अधिकार होता है अपनी स्वेच्छा से अपनी जीवन यापन करने का। और कानून में IPC और CRPC में भी प्रावधान है 363 और 366 का कि जबरदस्ती किसी के साथ किडनैप करके या उसके साथ शादी करने का प्रावधान हो, उसमें 3 साल से 10 साल तक की सजा भी है। अब रही ये बात कि आज हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया पंकज नकवी साहब की बेंच ने कि साहब, दो लोग अगर स्वेच्छा से अगर शादी करते हैं, हम उनको हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं ट्रीट करते, हम उनको बालिग लोगों की तरह ट्रीट करते कि अगर दोनों लोग स्वेच्छा से अगर शादी करना चाहते हो तो उसमें कोई अपराध नहीं है। और उन्होंने हाईकोर्ट ने FIR को क्वैश कर दिया कि उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए गए थे वो FIR नहीं बनती है। रही बात अब ये नए कानून का जिसका ऑर्डिनेंस आया है,
इसमें कई बार ये देखा गया है और कई बार इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई, कई आईओ ने जांच भी की, उसमें पाया गया कि ऐसा है कि जिन लोगों ने अपना नाम छुपा करके, अपना धर्म छुपा करके, अपना संप्रदाय छुपा करके निकाह किया या शादी की, वो चीज जो है उसमें वो वाकई तारीफ वाली बात है कि अगर इस तरह के व्यक्ति जो इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके लिए वाकई ये कानून एक तरह से एक न्याय देगा कि किसी व्यक्ति के साथ गलत तरीके से, गलत प्रावधान बना करके या गलत अपनी पहचान छुपा करके अगर शादी की जाती है तो इस कानून के अंदर नो डाउट उसमें जैसे अभी देखा हमने कि 10 साल की उसमें सजा हो सकती है। तो ये एक अच्छी पहल है जी, अच्छी पहल है जी। मनोज पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये लब पर पहरा नहीं है, ये जिहाद पर पहरा है कह रहे हैं। जो लोग अपना नाम छुपा करके, अपनी पहचान छुपा करके, हाथ में कलेवा बांध करके और टीका लगा करके, गलत नाम रख करके ये सब काम करते हैं, उन पर पहरा है ये। अधिवक्ता इस पर बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की आईपीसी में और सीआरपीसी में पहले से इन सब चीजों पर प्राविधान है कि कोई छद्म नाम से, कोई छद्म वेश से और अपनी जात और धर्म को छुपा करके अगर किसी को बरगला करके इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो हमारे कानून में पहले से ये प्राविधान है और कानून के पास ऐसे नियम हैं कि उनके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। मेरा मानना है कि जब कानून में ये शक्तियां पहले से प्रावधानित हैं और उस पर कार्रवाई होती है तो किसी अन्य कानून की आवश्यकता एक तो नहीं थी। नंबर 2, मैंने कहा कि जैसा कि आज हम लोगों ने भी समाचार पत्र में पढ़ा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने अभी एक निर्णय दिया, उसमें कहा अगर लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं और स्वेच्छा से वो रिश्ता अपना बना रहे हैं और विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उनको जबरन रोका नहीं जा सकता। अगर आप दृष्टांत देखेंगे तो देश में ऐसे बहुत से बड़े नाम हैं जिन लोगों ने गैर बिरादरी में शादी की। मैं उन नामों पर जाकर के उसको विवादास्पद नहीं बनाना चाहता हूँ। पूरा देश जानता है कि बहुत बड़े नाम हैं और उसमें बड़ी संख्या में उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। दूसरे धर्मों में शादी अपने परिवार की किया है तो वो शादी करना मैं समझता हूं कोई अपराध नहीं है। नहीं, शादी अपराध नहीं है मनोज पांडे जी। वो कह रहे हैं पहचान, क्योंकि जिन लोगों ने शादी की है उन लोगों ने अपनी पहचान नहीं छुपाई थी, पहचान खोल के शादी की है। जो पहले ही प्रावधान है उसका बनी हुई है, उस दंड संहिता में बाकायदा इस चीज का प्रावधान दिया गया है, पहले ही है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कलेवा बांध करके या अपना नाम छिपा करके या अपनी जात और धर्म को छुपा करके लोगों को धोखा देने का काम करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई आईपीसी के अंतर्गत की जा सकती है। इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं इसमें, इसको केवल एक नाम दे के लव जिहाद बना करके और केवल लोगों को डराने के लिए, लोगों को केवल परेशान करने के लिए या एक उसको सांप्रदायिक रूप से एक मैसेज देने के लिए, ये कोई नया हथकंडा नहीं। अगर आप देखेंगे इस तरह के तमाम कानून बनाए गए उत्तर प्रदेश में, यूपी कोका बनाया गया, मैं यूपी कोका पे बात कर रहा हूँ। यूपी कोका पर ये बात हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी रखा था। 2018 में जब ये लाया गया उस पर हमने बहस के दौरान भी कहा था यूपी गैंगस्टर एक्ट है, 3/4 यूपी गैंगस्टर एक्ट है, 14/1 है जिसमें संपत्ति को आप कुल करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसे आपने बना रखा है। यूपी कोका को आपने किस कारण से बनाया, क्या संदेश देने के लिए बनाया, मैं आज तक समझ नहीं पाया। महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ आज भी वो पेंडिंग है, आज भी उस पर कोई मुहर नहीं लगी। उसी तरीके से ठीक लव जिहाद पर बनाए गए जो कानून बनाए गए हैं, ये कानून पहले से उत्तर प्रदेश की आईपीसी में प्रावधान है। आपकी बात बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आएंगे सर आपके पास में, हमारे साथ में मोहम्मद एजाज साहब भी जुड़ चुके हैं, मौलाना मोहम्मद अतीक साहब भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अतीक साहब क्या कहेंगे आप, उत्तर प्रदेश में बन गया है कानून, लव जिहाद पर लग गया है पहरा। सबसे बड़ी बात मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या लव जिहाद एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान में, ऐसा कोई जिहाद है क्या? आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई जिहाद है क्या, लव जिहाद नाम का कोई चीज हिंदुस्तान में? नहीं, सवाल बार बार यही है कि जो लोग अपनी पहचान छुपा करके शादी करते हैं उसका मंतव्य क्या होता है, लोग यही जानना चाहते हैं। अभी एक महोदय कह रहे थे कि सीआरपीसी में प्रावधान है पहले से ही इसमें कि जो इंसान अपने
उसको उसकी गिरफ्तारी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। दरअसल बात यह है कि भाजपा जो है, जितने भी लोग हैं और खासकर ऐसे लोग जो भाजपा के भक्त हैं, उनको संतुष्ट कर देना चाहता है कि देखिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि पहले से ये कानून हिंदुस्तान में है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके मजहब में दूसरी शादी नहीं है। जी मोहम्मद मौलाना साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनोज पांडे जी ने भी ये बात कही कि पहले से ही कानून है, सरकार एक संदेश देना चाहती है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, देश के लोगों के सामने ये बात है कि आखिर अपनी आइडेंटिटी छुपा करके शादी क्यों की जाती है? आप खुल्लम खुल्ला शादी कीजिए ना, कोर्ट भी आपके साथ खड़ा है, किसी के साथ में भी खड़ा है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से भाजपा के लोग लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम उसको एक मुस्लिम एंगल देना चाहते हैं अपने वोट बैंक को बिल्कुल सटीक करने के लिए, वरना इसका कोई दूसरा भी नाम दिया जा सकता था। मैं तो खिलाफ हूँ कि जो भी आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, अपने झूठ बोल के शादी करता है, तो उसको तो जेल होनी चाहिए। लेकिन जो लव जिहाद का नाम रखा जा रहा है, उसको मुस्लिम एंगल देने की बात कही जा सकती है। लव जिहाद के अलावा ये नहीं कहा जा सकता था कि हमने कानून बनाया है उन लोगों के लिए कि जो धोखा देके शादी करते हैं, धोखा देके शादी करते हैं। लेकिन नहीं, लव जिहाद लफ्ज लगाने का भाजपा का यही मंशा है कि वो कहीं ना कहीं पोलराइज कर सके और अपने वोट बैंक को ये बता सके कि देखिए आपने जिसलिए मुझे वोट दिया था, हम तो वही सारा काम कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान में पहले से ऐसे कानून मौजूद हैं कि अब आप ये देखिए, क्या भाजपा ऐसे कानून लाएगी कि किसी भी इंसान का या किसी भी मजहब का इस्तेमाल करके कोई इंसान आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। मौलाना मोहम्मद अतीक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज है। मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि ये प्रचलन हो गया, लोगों के मन में ये परसेप्शन बन गया है कि मुस्लिम लड़के हाथ में कलेवा बांध के, टीका लगा के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के हिंदू लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये एक परसेप्शन बन गया है, इसको आप लोग आके आके क्यों नहीं तोड़ते हैं? जो लोग इस तरह के गलत काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, बेबुनियाद है, में क्यों नहीं खड़ा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ भाजपा, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी, इसकी वजह से ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया, ये उनकी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस तरह से हर समाज में लोग होते हैं जो धोखा देकर शादी करते हैं, खाली मुसलमानों में नहीं है ऐसे लोग। अच्छा आप ये बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू मजहब में दूसरी शादी की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाम बदल के, मुसलमान नाम बदल के और कोई वो बन जाता है और शादी करते हैं, तो क्या उसके खिलाफ तो कानून लाने की जरूरत नहीं है? इस्लाम का ठीक है, आएंगे मोहम्मद अतीक साहब आपके पास आएंगे जी। ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें कि ये सिर्फ एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। डॉली शर्मा जी, मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मौलाना मोहम्मद अतीक साहब, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम लड़के ही ऐसा नहीं करते हैं, हिंदू लोग भी दो दो शादियां करते हैं और कई तरह से काम करते हैं। और हमारे इसमें हर तरीके के प्रावधान पहले ही दिए हुए हैं। अगर कोई अपनी पहचान छुपाकर शादी करता है, उनके लिए भी है कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने का एक तरीका हो गया है, जो हर बात को धर्म और जात से जोड़ देते हैं। आज इन्होंने हमारे देश को डॉली शर्मा जी, उनको ये राजनीति फलदायक हो रही है तो वो राजनीति क्यों ना करें? उनकी सरकारें बन रही हैं, उनको वोट दे रहे हैं और हर जगह उनको समझ जाएगी। कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे बेरोजगार युवा ये समझ रहे हैं कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की टूटती हुई कमर, रीढ़ की हड्डी जो हमारे देश की जीडीपी के रूप में टूटती जा रही है, वो उनको समझ में आ रहा है। और धीरे धीरे इनका ये नकाब भी उतर जाएगा। जब भूखे पेट को रोटी चाहिए होती है प्रदीप जी, आज भी बहुत सारे लोग जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, आज जो हमारे देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, आज जो लोग परेशान है, जिनकी हालत आज देखिए, आज हमारे यहाँ क्या हाल है। हमारे यहाँ आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, उन पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देखिए नहीं, लेकिन डॉली जी इसमें आप लोगों की भी कमी है ना। डॉली जी, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे जरूर लूंगा। विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि आप देखिए जब आलू 5 से 10 रुपए किलो हो जाता था,
ये तो भारतीय जनता पार्टी पूरा देश अपने सर पर उठा लेती थी। आज आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है, 60 रुपए किलो बिक रहा है और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रोका नहीं। आज मीडिया पे भी आप जैसे बहुत कम चैनल हैं जो असली मुद्दे दिखाते हैं, बाकी सब सरकार के इशारों पे नाचते हैं। मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ये आज का सत्य है। धन्यवाद डॉली जी, कम से कम आपने हमको उस कैटेगरी में नहीं रखा जी। हम ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। त्रिपाठी जी का रुख करेंगे, क्योंकि मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि ये कानून तो पहले से ही था, इस कानून की दरकार ही नहीं थी। तो क्या ये कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया है जिससे कि एक मैसेज दिया जा सके, जैसे कि मौलाना मोहम्मद अतीक साहब कह रहे हैं कि इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता था, लेकिन चूंकि वोट बैंक की राजनीति है और मैसेज देना है, परसेप्शन बनाना है, तो इस तरह का कानून बनाया गया। लेकिन सरकार का मानना है कि इस पे अंकुश लगेगा। क्या होगा इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीनियर आईएएस नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, आपने माटी कला को बोर्ड बनाया था, क्या कहेंगे ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी? दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती थी। देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से यूपी देश की ओर लोगों की निगाहें हैं, उद्योगपतियों की। यूपी एक बड़ा हब बन रहा है, कहाँ तक पहुंची वो बात? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मूलचंद जी दोबारा से जुड़ गए हैं। मैं रुक करूंगा मनीष त्रिपाठी जी का। मनीष जी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं मनोज पांडे जी लंबे समय तक। कह रहे हैं कि कानून तो पहले से मौजूद है। नो डाउट ये फैक्ट है कि कानून आईपीसी में 363, 366 में प्रोविजन है कि किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके अपहरण करके उसके साथ अगर शादी की जाती तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बात कानून की नहीं है, कानून बहुत सरकारें आती बनाती हैं, नहीं बनती कानून खत्म करती हैं। मेन फैक्टर है कानून के इम्प्लीमेंटेशन का। अगर कानून बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की नीयत साफ होनी चाहिए कि इसमें किसी व्यक्ति को जाति धर्म से जोड़ करके ना देखा जाए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसके बिहार पे उसको उस धर्म से देख करके नहीं बल्कि एक आम आदमी देख करके उसको सजा दी जाए। यदि वो अपनी छवि बदलता है या अपनी पहचान छुपाता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कानून बनता है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपको शादी करनी है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा डीएम को। और क्या इससे पहले भी तो जब शादी करनी होती है तो हम लोग जिसको शादी करनी हो तो बताता ना? नहीं, ऐसा है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन होता है। यदि जो लोग जो एक तो अपने धर्म के हिसाब से लोग शादी करते हैं, कानून में प्रावधान है स्पेशल मैरिज एक्ट का, उसमें ये प्रोविजन है ऑलरेडी कि अगर 2 धर्मों के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट या डीएम साहब को सूचित करना पड़ता है और 1 महीने का उसमें टाइम दिया जाता है कि ऐसा है कि आपको अगर कोई किसी को आपत्ति हो तो वो अपनी बात कह सकता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ऑलरेडी ये प्रोविजन है। मेन फैक्टर ये है कि जो आज की सिनेरियो में जो लोग अपनी पहचान छुपा करके या जो लोग अपनी धर्म छुपा करके जो शादी करते हैं और बाद में जो महिला पीड़ित होती है, उस बिहाफ पे ये सरकार की जो एक पहल हुई है, उसके बारे में मैंने कहना, बाकी कानून तो पहले से भी प्रोविजन आईपीसी सीआरपीसी में है और उसमें इंप्लीमेंटेशन किया जाए अगर मजबूती से, तो आज भी दोषी लोगों को सजा दी जा सकती है। ठीक है। निरंजन, मूलचंद निरंजन जी, आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी कह रहे हैं, मनोज पांडे जी भी कह रहे हैं, डॉली शर्मा जी भी कह रही है कि ये कानून तो पहले से ही था, अब इस जबरदस्ती में दोबारा कानून लाने की क्या जरूरत थी? ये बताना चाहता हूं कि सपा के लोग हों चाहे बसपा के लोग हों, माननीय पांडे जी ने कहा और बहन शर्मा जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार कोई भी कानून बनाए, कोई भी काम करे, इनको बड़ा बुरा लगता है। अभी आप लोगों ने कहा है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, कोई योजनाएं नहीं लाई जा रही हैं, लव जिहाद पर कानून। मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी की सरकार ने जो कोरोना पर नियंत्रण किया है, जो कोरोना नियंत्रण के लिए निर्णय लिए, मैं कहता हूं कि दोनों सरकारों का स्वागत होना चाहिए। आज देश में और प्रदेश में जो कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण है, इसमें निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी की प्रशंसा होना चाहिए। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। आप जरा ये भी बता दीजिए। नहीं, आपने तमाम काम किए, आपको बहुत बधाई। तो ये ऐसी योजनाएं लाए कि बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया, देश के हजारों लाखों मजदूरों को रोड पर पैदल चलने को। डॉली शर्मा जी, अगर आप इजाजत दें तो हम आज इसी कानून पर बहस कर लें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें अभी भी। जी, नरेंद्र मोदी और योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी नहीं, डॉली शर्मा जी, मूलचंद जी से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। मूलचंद जी सवाल सुन लीजिए। प्रवासी मजदूर आए हों चाहे यहाँ के रहने वाले हों, आज कोई भी मूलचंद जी, हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं किसने क्या किया, हम आज बहस कर रहे हैं धर्म परिवर्तन पर, लव जिहाद पर। जरा मुझे ये बता दीजिए, मनोज पांडे जी कह रहे हैं, मनीष त्रिपाठी हाईकोर्ट के अधिवक्ता वो कह रहे हैं, डॉली जी भी कह रहे हैं कानून तो पहले से ही है,
और हमारे साथ जो अधिवक्ता है वो कह रहे हैं कि अगर कोई शादी करता है 1 महीने पहले डीएम या सिटी मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है। आपने तो उसको में 1 महीने की डेट और बढ़ा दी खाली कि 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। क्या नया किया इसमें? और आप भी कह रहे हैं कि कानून पहले से ही है, तो फिर इस कानून को दोबारा से रिन्यू होने में इनको कौन सी आपत्ति हो रही है, कौन सी परेशानी? नहीं, ये फालतू के कानून बनने में आपत्ति नहीं है। मतलब ये कि कानून जब है ऑलरेडी, दोबारा कानून बनाने की दरकार क्यों पड़ गई? उनको इम्प्लीमेंटेशन करें, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। सारे कानून भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़कर बाकी सबके लिए बनाए जाते हैं। चेहरा बदल के लोग जो है कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने किया। और उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस प्रकार का करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रही बात चाहे कोविड पर नियंत्रण की हो, चाहे मूलचंद जी, मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है, एक चीज और समझनी है, उसके बाद मनोज जी का रुख करेंगे, वो आपसे कुछ पूछेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, कानपुर में 14 केसेस पर यह बात की गई थी कि कानपुर में लव जिहाद के 14 केसेस हुए। एसआईटी ने उसमें जांच की और बताया कि इसमें ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है, जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, ना ही इसमें विदेशी फंडिंग हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। और बड़ा हंगामा हुआ था कि कानपुर में बहुत लव जिहाद हो गया। सर, वोट बैंक कैसे बनेगा प्रदीप जी? वोट बैंक कैसे बनेगा? जी निरंजन जी, वोट बैंक कैसे बनेगा? हंगामा भी शांत है। कहीं कोई अगर ऐसा प्रकरण आया होगा लोगों को सुनने में, तो उस पर लोगों में ने किया, कोई ये सरकार ने थोड़ी हंगामा किया है, ये बीजेपी के नेताओं ने थोड़ी किया हंगामा। पब्लिक है, उसको सुनने को मिला तो उसमें उसने किया। चलिए मनोज पांडे जी, कानपुर में एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी 14 परिवारों को कि विदेशी फंडिंग भी नहीं है उसमें और कुछ गलत भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस पे? मैं कह रहा हूं कानपुर में बहुत हंगामा हुआ था कि बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, लेकिन एसआईटी ने साफ कर दिया कि उसमें ऐसा कोई मामला नहीं आया और विदेशी फंडिंग का भी कोई मामला सामने नहीं आया। एक कानपुर में भी आया था मामला और ये मेरठ में भी ये प्रकरण आया था और मुरादाबाद में भी बातें आई थी। इन दोनों बातों पर एसआईटी ने एक इस पे जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी की जांच हुई इसमें और ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी गया है। और उन दोनों जांचों में स्पष्ट रूप से आया कि नहीं, ना इसमें कोई बाहर की फंडिंग हुई है विदेशों से और ना ही वो मामले सही पाए गए। देखिए, आज जब बहस हो रही लव जिहाद के नाम पर और इस बनाए गए कानून पर, तो सवाल केवल एक है प्रदीप जी, कानून हरदम बेहतर चीज को लाने के लिए होता है या कानून जो है और उसे मजबूत बनाने के लिए होता है? मेरा ये कहना है कि जब उत्तर प्रदेश के कानून में पहले से ये प्राविधान दिया गया था, अगर आप उस बिल को ठीक से पढ़िए, मैं नहीं समझता हूं कि उस बिल में कोई ऐसी नई चीज लाई गई है सिवाय इसको कि लव जिहाद जोड़ करके और उसका केवल एक राजनीतिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकरण करने का काम किया गया। अच्छा नहीं मनोज जी, उसमें 2 चीजें नई कर दी गई हैं। पहले 1 महीने पहले आपको सूचित करना होता था, अब 2 महीने पहले डीएम को बताना पड़ेगा। और अगर किसी दलित SC/ST की महिला को बहला फुसला करके ये सब किया तो आपकी सजा का प्रावधान डबल हो जाएगा। है ना, धर्म जात। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वेरीफाई करना था प्रदीप जी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए 30 दिन भी पर्याप्त थे जी। जिला कलेक्टर 30 दिन में इस चीज को वेरीफाई कर लेता था कि जो एप्लीकेशंस पड़ी हैं वो एप्लीकेशन सही है कि नहीं, तथ्यों के परख है कि नहीं है, तथ्यों से बाहर है, ये सही व्यक्ति है कि नहीं है, इसने नाम और जात और धर्म को छिपाया है कि नहीं छिपाया है। लेखपाल से लेकर के थाने का जो बीट का सिपाही रहता था उसके लिए एक पर्याप्त समय रहता था, 30 दिन में वो रिपोर्ट दे देता था। ये केवल ये कहना कि हम 60 दिन इसको कर दे रहे हैं, एक नई चीज ला रहे हैं, तो मैं समझता हूं इसके पीछे केवल एक संदेश देना है, एक वर्ग को केवल डराना है। देखिए प्रदीप जी बहुत स्पष्ट है, कानून जो है वो जात धर्म और वर्ग के आधार पर और भाषा के आधार पर नहीं बनता,
भारत के संविधान में सबको जो कानून दिए गए हैं वो सबको एक बराबर दिए गए हैं, सजाएं एक बराबर दी गई है, लोगों को जो छूट दी गई एक बराबर दी गई है, अधिकार एक बराबर दिया गया है। केवल आप लव जिहाद के नाम पर एक अल्पसंख्यक समुदाय को डराने का काम करें, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। कानून है, अगर कोई कानून का दुरुपयोग कर रहा है निश्चित रूप से उसको सजा मिले, उसे सजा दीजिए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक करें। लेकिन ठीक है सर, डॉली शर्मा जी, लेकिन ये बात तो आप मानेंगी कि तमाम ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें मुस्लिम लड़के खुल के कह दे रहे हैं, मुस्लिम लड़के अपना नाम बदल के, अपनी वेशभूषा बदल के प्यार करते हैं। ये तो केसेस आपने भी सुने होंगे, तमाम केसेस ऐसे आते हैं कि इसको धर्म और जात से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर कोई भी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जात और कोई भी धर्म हो, कोई भी अगर अपनी पहचान छुपा रहा है तो वो गलत कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जब हमारे कानून में पहले ही ये प्रावधान है तो आप क्यों ये कर रहे हैं? आप ये स्पष्ट है कि राजनीति कर रहे हैं, आप फिर से हमारे देश को धर्म और जातियों में बांट रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी जब चुनाव आता है, कहीं पर भी जब देश के असल मुद्दों पर चर्चा शुरू होती है और उनसे सवाल पूछे जाने लगते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ धर्म और जात या फिर पाकिस्तान, ये तीन चीज इनको याद आती हैं और उन्हीं पर इनकी सारी चर्चाएं, सारे कानून, सारे प्रावधान ला दिए जाते हैं। अगर ऐसा कानून हमारे पास पहले ही था तो इन लोगों को उसको अच्छे से लागू करना चाहिए था। अगर कोई कमी थी तो उस पर विचार करना चाहिए था। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखता। ठीक है मूलचंद जी, सुना डॉली शर्मा जी कह रही है, मनोज पांडे जी कह रहे हैं कि कानून पहले से ही है, कानून का प्रावधान पहले से है, आप लोगों ने कानून का पालन नहीं करवाया। जी मूलचंद निरंजन जी, अपनी आवाज खोल लीजिए। जी बोलिए मूलचंद जी। माननीय आ रही आपकी आवाज। जी और बहन शर्मा जी, दोनों लोगों का ये मानना है कि कानून पहले ही से है। यदि कानून पहले से है तो उसको दोबारा से रिन्यू किया गया तो इसमें इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपत्ति है तो इसलिए कि सरकार इतनी कोविड संकट के बावजूद भी प्रदेश में हर विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, लोगों को रोजगार। सर हम विकास पर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जो कानून बना है, हम चर्चा उस पर कर रहे हैं। हम विकास की बातें नहीं कर रहे, विकास तो बढ़ रहा है, विकास तो चल रहा है आगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी उम्मीद कर सकते हैं 2022 तक एक एक आदमी को पक्का मकान मिल जाएगा। मोदी जी ने वादा किया है और आप कर देंगे, ये मुझे पता है। एक गांव में, एक शहर में। हाँ, पिछले चुनाव में 12 लाख बन के तैयार हो गए थे उत्तर प्रदेश में मकान। प्रदीप जी, शायद हमारे बड़े भाई ने वो सड़कें नहीं देखी जहां ठंड में गरीब लोग फुटपाथ पे सोते हैं। देखिए प्रदीप जी, लीजिए जी। और मैं तो समझता हूँ पूरे प्रदेश में जो सड़कों का काम इन 3.5 वर्षों में योगी जी की सरकार में, केशव जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज तक इतना सड़कों के स्तर का काम कभी किसी सरकार में हुई। मूलचंद जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जब पहले से कानून था तो ये लव जिहाद कैसे हो गया? 3.5 साल से आपकी सरकार चली, 3.5 से ज्यादा साल का समय हो गया है, इतने लव जिहाद के केस कैसे बढ़ गए? क्यों कानून का पालन नहीं किया गया? बढ़ता जाता हो, उसके लिए कानून आना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन कानून का पालन भी तो होना चाहिए सर। ये इतने सारे लव जिहाद के केस हो गए जी।
करते हैं तब सारे कानून ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। तो सारे कानून इन लोगों के लिए हैं, इनकी सुविधाओं के लिए हैं, इनकी राजनीति के लिए हैं। आज देश के सारे स्तंभों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चकनाचूर कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है, वो सब देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां निष्पक्ष। ठीक है मूलचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, उसको खोल लीजिए। आपका म्यूट हो गया, म्यूट अनम्यूट करिए, दोबारा से आपके पास आएंगे जी। अपनी बात रख लीजिए आप मूलचंद जी। पार्टी जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस आधार पर काम करती है। किसी के साथ द्वेष भावना से काम नहीं करती है। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। और अभी बिल्कुल ना, मैं मानता हूं कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है और सब लोग सबके लिए काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना साहब का रुख करेंगे। मौलाना मोहम्मद अतीक साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो परसेप्शन बना है कि मुस्लिम लड़के हाथ में कलेवा बांध के, तिलक लगा करके, नाम बदल के, बड़ी गाड़ियां लेकर के लुभाने का काम करते हैं, इनको आप लोग क्रिटिसाइज करने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं, जिससे कि देश में एक मैसेज जाए? चलिए, मौलाना साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। हम रुक करेंगे जी, त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी। नहीं, ये फैक्ट है, ये सभी जो पैनलिस्ट ने ये बात कही है कि मोस्टली सभी का ये वर्जन है, कानून ऑलरेडी है। और कानून जो हमारे संविधान में जो प्रोविजन है 21 में, आर्टिकल 21 में, बाकी आईपीसी में जो प्रावधान है, वो भी इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। और इस इम्प्लीमेंटेशन पे नो डाउट अगर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ये पाया जाएगा कि वाकई जो लोग दोषी हैं या जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग अपना पहचान छुपा करके हरकतें करते हैं, तो वाकई उनका कटघरे में जा सकते हैं, उनकी जेल हो सकती है, क्योंकि 10 साल का उसमें जेल का प्रावधान है। और रही बात ये कानून की, तो इस कानून में एक नई चीज जो अभी हमने देखने को मिली है कि जो पूर्व में 363-66 में जो इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, इसमें यह है कि साहब जो व्यक्ति स्पेशलाइजेशन इसमें आया है कि साहब इसमें पहचान छुपा करके, तो ये जहां तक अभी आगे देखा जाएगा इसमें कि क्या इसमें स्पेशलाइजेशन, इस चीज को पहचान छुपा करके यदि कोई व्यक्ति शादी या निकाह करता है किसी भी धर्म का हो, तो उसके में इसमें सजा का प्रावधान है। जी। और ये मामला यही पर है, पहचान छुपा के ही करते हैं, इसलिए दिक्कत। मनोज पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जो ये पहचान छुपा करके करते हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया है। और दूसरा ये भी आपसे समझूंगा कि क्या मुस्लिम समुदाय को आगे आकर के क्लैरिफाई करना चाहिए और उन युवकों के खिलाफ कड़ा संदेश देना चाहिए जो पहचान छुपा करके इस तरह के गलत काम करते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि कानून की परिभाषा में कहीं हिंदू और मुसलमान नहीं होता। बिल्कुल ठीक। कानून ये कहती है कि जो इस कानून को तोड़ेगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जो सीआरपीसी आईपीसी में है उसको उसके ऊपर लागू किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा एक तो आग्रह होगा कि इसको हिंदू और मुसलमान पर तो चाहती है सरकार, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि भैया त्रिपाठी जी कह रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता है, अच्छी बात कह रहे थे, अगर जो कानून पहले से बना हुआ है, अगर उस कानून का कड़ाई से पालन किया जाए, उसमें पर्याप्त सजा का दिया गया है, कितने वर्ष के दंड दिया जाएगा, उसमें अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। अगर शायद राज्य सरकार जो पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में है, वो अगर इस पर जवाब दे कि जो पहले से कानून बना है उस कानून को कितने लोगों को ऊपर लगा करके उनको जेल भेजा गया, उनको अच्छी वहां पर पैरवी करके कितने लोगों को सजा दिलाई गई, अगर इसको बताती और ये बताती कि नहीं इसमें हम सजा दिलाने में इस कारण से नाकामयाब हुए, कानून में ये लचर व्यवस्था थी, और ये कह करके आती, तब तो ये बात समझ में आती। मेरा मानना है कि जब पहले से कानून था तो उस पर सरकार ने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया, इस पर रोकथाम के क्या उपाय किया, कितने लोगों को अच्छी पैरवी करके सजा दिलाई, इस पर यहाँ पर बहस होती है और तब बताते कि कानून आप लाएंगे। बिल्कुल, आप नहीं, आप जरा इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए मनोज पांडे जी कि अगर ऐसा कोई कांड होता है तो क्या उस खास वर्ग को सामने आकर के उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, जिससे कि इस परसेप्शन को तोड़ा जा सके, ब्रेक किया जा सके? व्यक्ति को जो भारत के संविधान के प्रति आस्था रखता है, और मैं समझता हूं जो संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता है
उसे देश में रहने का अधिकार नहीं हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। संविधान हम लोगों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, हम लोग उसी ग्रंथ को मान करके इस देश में रहते हैं और राजनीति करते हैं, और लगातार विधायक हैं आज भी, और लगातार विधानसभा में भी इन्हीं मुद्दों को हम लोग उठाते हैं। हमारा ये मानना है कि जो भी भारत के संविधान पर विश्वास रखता है उसको इसके अच्छे और बुरे पर बोलना चाहिए, और मेरा मानना है कि जो कानून बनाया जाए उसमें 100, जब न्याय की नैसर्गिक परिभाषा ये है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात देखना चाहिए, और सरकार को देश के रहने वाले 135 करोड़ लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है टिकडॉली शर्मा जी, ठीक है टिकडॉली शर्मा जी, आपका फाइनल कमेंट कि क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को आगे आकर के इस जो परसेप्शन बना है उसको तोड़ना चाहिए, उन लड़कों को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए मशहूर है पूरे विश्व में। बात बिल्कुल ठीक है। ये जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ हिंदू मुसलमान और विभाजन की राजनीति है, जो कि बंद कर देनी चाहिए। और इस तरीके का कोई भी धर्म, किसी भी जात का आदमी अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी बेटी को, बहन को अगर इस तरीके से शादी करता है तो उसको, हर किसी को हमारे संविधान के हिसाब से दंड मिलना चाहिए, सख्त से सख्त उसको सजा होनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल पूरे देश में सेट हो और कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। ये अगर सरकार करती है तो ये अगर सरकार करती है तो इसका हम सब स्वागत करेंगे, हम सब इसका वेलकम करेंगे। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का कदम है वो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति है, देश को विभाजनकारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। ठीक है मूलचंद जी, आप ठीक है मूलचंद जी, आपका फाइनल कमेंट। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों, सपा बसपा के लोगों, भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में विकास को भी आगे बढ़ा रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं भी दे रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं, इससे परेशान है। इनको अब कुछ नहीं मिला है तो एक कानून बना है तो उसी का विरोध कर रहे हैं। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि ये पहले से ही कानून में व्यवस्था है तो व्यवस्था है, फिर इसमें विरोध की क्या बात है। रही इस बात की कि कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं है। जो भी इस प्रकार का काम करेगा नाम छुपा के और अपना चेहरा छुपा के और गलत करेगा तो उसके साथ वो कार्रवाई होगी। इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात आई है। कानून सबके लिए है, सबके लिए बराबर है, और सबकी कार्रवाई, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो तो करेगा। इसमें कहीं कुछ है भेदभाव की बात नहीं कही है सरकार ने। मूलचंद जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसमें कहीं किसी के साथ में भेदभाव की बात नहीं की है, क्योंकि कानून तो समान है। लेकिन मैसेज तो आप लोग दे रहे हैं ना, और मैसेज देने में कामयाब भी हो गए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि कानून पहले से ही है, इस तरह के जो लोग अपनी पहचान छुपा करके एक गलत काम करते हैं उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है, वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे हैं। और इसके अलावा भी तमाम अन्य कानून है जिसके कारण इसको रोका जा सकता था। लेकिन अब एक नया कानून आया है और उसमें शायद एक नई बात यह है कि अब पहचान छुपा करके अगर कोई इस तरह से गलत काम करता है उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अब कितना सार्थक होगा ये कानून, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।